तो हेलो बच्चों, सेवेंथ क्लास के लिए यह वीडियो है। साइंस का चैप्टर नंबर 3 क्लास ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स चल रहा था हमारा। तो हमको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना था, ब्लड के बारे में पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। तो इसको यहाँ से रिवाइज करें। हमको पढ़ना है कि सम इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं। वेना कावा जिसको बोलते हैं, वेना केवा भी कुछ लोग बोलते, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेनो, अयोर्टा। तो वेना कावा हार्ट जो होता है, हार्ट आपका जो ऐसे बना हुआ था, ऐसे करके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था उसका, जो हार्ट से एक मिनट, दिस वेन कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एम्प्टीज द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल। तो होता क्या है, वेना कावा वो वेन है जो क्या करती है, पूरे बॉडी से ब्लड को, गंदे खून या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को इकट्ठा करेगी और राइट ऑरिकल में इकट्ठा उसको कर देगी या फिर आके पटक देगी राइट ऑरिकल में। वेना कावा का वो काम है। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके राइट ऑरिकल में देना वेना कावा का काम है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इट कैरीज ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। तो हार्ट में देखो चेम्बर्स जो होते हैं, ऊपर के दो ऑरिकल और नीचे के दो वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो अपना जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, राइट वेंट्रिकल इस वाले हिस्से से ब्लड को ऊपर लंग्स तक पहुंचाती है। तो ये इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली। तो जो आर्टरी मतलब जो ब्लड वेसल कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से, ध्यान से सुनना, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाए, उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। अगला बता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कहलाती है, इट ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। अब देखो होगा क्या, हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं, 2 ऊपर के ऑरिकल, तो ये राइट ऑरिकल, ये राइट लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होगा कि जो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट ऑरिकल तक लाए, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट ऑरिकल तक, ठीक है। तो लंग्स से ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में जो लाता है वो पल्मोनरी वेन कहलाती है। अब अगला वाला देखें, अगले वाले में उन्होंने बताया है अयोर्टा। इंपॉर्टेंट है अयोर्टा क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरीज ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो जिनको समझ नहीं आया वो समझ लो, शुरू से समझाऊंगा मैं कि लंग्स में जो है हार्ट जो है 4 चेम्बर्स या 4 कमरे होते हैं, ये मान लो। उसमें ऊपर वाले चेम्बर्स को बोलते हैं ऑरिकल और नीचे वाले चेम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। हार्ट के केस में लेफ्ट राइट हम उल्टा नाम देते हैं। आपका जो राइट हैंड है उस तरफ होगा लेफ्ट साइड और जो लेफ्ट साइड है उस तरफ होगा राइट। हार्ट में हम ऐसे हार्ट को उल्टा पढ़ते हैं। तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो अयोर्टा क्या करती है, अयोर्टा एक आर्टरी है। आर्टरी मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाने वाली वेसल। तो अयोर्टा एक आर्टरी है और आर्टरी ये ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस हिस्से से, लेफ्ट वेंट्रिकल से इस हिस्से से पूरे शरीर में ले जाती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेसल, ब्लड वेसल, रक्तवाहिका पूरे शरीर में खून को ले जाए वो अयोर्टा कहलाती है। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा। अभी आते हैं हार्ट बीट और पल्स पे। तो हार्ट बीट क्या होती है और पल्स क्या होती है। हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन और पल्स मतलब जो नाड़ी जो डॉक्टर चेक करता है। तो आप देखो हार्ट बीट और पल्स क्या कहलाती है। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस इट्स मसल्स अल्टरनेटली, ठीक है। हार्ट क्या होता है, अल्टरनेटली मतलब क्रम अनुसार, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और फिर क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो सिकुड़ना एंड रिलैक्सेशन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉलोज ए रिदम कॉल्ड दी हार्ट बीट। और ये रिदम में चलते हैं, एक साइकिल में चलते हैं, एक खास पैटर्न पद्धति में चलते हैं जिसको हार्ट बीट
कहते हैं। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो पद्धति है, जो रिदम है, वो कहलाती है हार्ट बीट। ए हार्ट बीट इज़ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। तो कंप्लीट साइकिल से कंफ्यूज मत होना, जो अपना हार्ट है एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और फिर रिलैक्स मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ जाना, मतलब सिकुड़ जाना और फिर नॉर्मल हो जाना, कहलाता है एक कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लेक्शन को एक हार्ट बीट बोलते हैं। तो ये एक हार्ट बीट कहलाता है। अब आगे बताएं, वन हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 80 टाइम पर मिनट, यानी कि सिकुड़ के नॉर्मल पोजीशन में कितनी बार आता है वो 70 से 80 बार हर एक मिनट में। When you place your hand on your chest, you can count the number of times your heart beat in a minute। तो आप अपने चेस्ट पर हाथ रख के, थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर रखना, राइट हैंड रखोगे तो तरह ठीक रहेगा। तो चेस्ट पे हाथ रख के पता कर सकते हो कि आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है। पल्स इज द थ्रॉबिंग सेंसेशन ऑफ एन आर्टरी। कहाँ थे? थ्रॉबिंग सेंसेशन ऑफ आर्टरी पे थे। थ्रॉबिंग सेंसेशन ऑफ एन आर्टरी एट ईच हार्ट बीट। तो पल्स क्या है? थ्रॉबिंग सेंसेशन मतलब धड़कन की संवेदना, मतलब सेंसेशन मतलब संवेदना, तो धड़कन महसूस होना, थ्रॉबिंग मतलब धड़कना। तो पल्स क्या है? हार्ट जो बीट करता है उसकी सेंसेशन जो हम नब्ज में ले पाते हैं, जो आर्टरी में ले पाते हैं, वो पल्स कहलाती है। यानी कि डॉक्टर जो चेक करता है आपके हाथ में, वो एक तरह के आर्टरी पे उंगली रखता है। तो हार्ट जैसे बीट कर रहा होगा वैसे ही आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, फैल रही होगी, सिकुड़ रही होगी हार्ट के हिसाब से, तो उसी को पल्स कहते हैं। It can be felt where an artery is close to the surface of skin such as the wrist और neck। और यहाँ इसको वो जगह है जहाँ पे जिसके पास में आर्टरी ऊपर की ओर होती है, मतलब स्किन के पास होती है। जैसे आमतौर पे आर्टरी क्या होगी, बहुत नीचे पाई जाती हैं, वेन्स शरीर के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं आर्टरी जो है हम उनको फील कर सकते हैं, वो ऊपर पाई जाती हैं, जैसे हाथ के नाड़ी या नब्स वहाँ पर, जिसको बोलते हैं गर्दन के हिस्से में भी फील कर सकते हैं। तो आगे लिखा है, ए डॉक्टर यूजेज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर हार्ट बीट। तो जो कान में लगाता है इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, इससे हार्ट बीट डॉक्टर सुनता है। ही ऑल्सो फील्स योर रिस्ट टू फील द पल्स। और वो आपकी रिस्ट या नाड़ी को भी चेक करता है ताकि आपकी पल्स को देख सके, इस तरह से वो करता है। अब लिखा है, द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट और हार्ट रेट। एक मिनट में जितनी बीट्स आ रही हैं, जितनी बार ये धड़क रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको हार्ट रेट या हार्ट पल्स रेट कहते हैं। द रेट ऑफ हार्ट इज़ मोर आफ्टर एन एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू दी रेट बिफोर दी एक्सरसाइज। जो हार्ट रेट जो है एक्सरसाइज के बाद बढ़ जाती है एक्सरसाइज के पहले की अपेक्षा, यानी कि जब आप मेहनत वाला काम करोगे तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अभी आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। सब्सटेंसेस का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। अब ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में क्या क्या है जो ट्रांसपोर्ट होगा? प्लांट में दो चीज़ें हैं, एक तो उनका फूड है और दूसरा है वाटर, जो कि ट्रांसपोर्ट होगा। तो देखो प्लांट में फूड और वाटर कैसे होता है। प्लांट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल इट्स प्लांट पार्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ रूट्स फ्रॉम द सॉइल। इट मूव्स अप द स्टेम टू द लीव्स थ्रू ट्यूब लाइक टिश्यू कॉल्ड जाइलम। उन्होंने कहा है कि जो वाटर और मिनरल है वो रूट की हेल्प से सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि पानी और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। प्लांट अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, और ये फिर स्टेम में ऊपर की ओर चढ़ेगा और ये फिर पत्तियों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये किस से पहुंचा दिया जाता है? एक ट्यूब जैसे टिश्यू या ऊतक होते हैं, टिश्यू ट्यूब जैसे यानी नली जैसे ऊतक होते हैं जिनको जाइलम कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में नली जैसी चीज़ें डली हैं प्लांट के अंदर जिनको जाइलम कहते हैं, उन्हीं के थ्रू पानी नीचे से ऊपर जाता है, ये है एक जाइलम। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपायरेशन की हेल्प से होता है। यानी कि अगर प्लांट में ट्रांसपायरेशन या फिर बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ये वाटर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ट्रांसपायरेशन तो आपने पढ़ा था, बाष्पीकरण, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ट्रांसपायरेशन क्या होगा? पत्तियों से पानी का निकलना। तो पत्तियों से पानी निकलता है, दिस रिजल्ट इन
श्रिंक्ड लीफ सेल एंड क्रिएट ए प्रेशर। उन्होंने कहा है कि इससे लीफ सेल क्या होंगी, श्रिंक होंगी और एक प्रेशर जनरेट होगा। जब श्रिंक होने का मतलब है पहले वो वाटर भरे होने के कारण फूली थी, अभी पुचक जाएंगी, और जैसे कोई भी चीज़ पुचक जाए तो अपनी ओर खींचती है वो चीज़ों को वापस फूलने के लिए। जैसे आप सपोज दैट कोई आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, किसी भी जूस को पी रहे हो, तो अगर आप अपने मुंह को श्रिंक करोगे, उसको सुकोड़ लोगे, उसको पुचका लोगे, ठीक है, तो आप कोल्ड ड्रिंक को ऊपर की ओर पी पाओगे, सरूट पाओगे जिसको कहते हैं। अगर आपने फुला लिया तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर थोड़ी आएगी, जूस ऊपर थोड़ी आएगा। ऐसे ये है, जब ये श्रिंक हो जाती हैं तो इसमें ऊपर की ओर पानी चढ़ता है, प्रेशर क्रिएट करता है। दिस प्रेशर क्रिएटेड पुल्स दी वाटर फ्रॉम द रूट्स थ्रू द जाइलम टिश्यू ऑफ द स्टेम टू द लीफ। सिंपल सी बात है कि जाइलम से लीफ की ओर पानी को फिर वो खींच लेता है, ये प्रेशर। द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड देन टू द लीव्स दस कैरीज मिनरल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इसी से ही मिनरल्स अलग अलग पार्ट में चले जाते हैं। अब हमको देखना है water is absorbed by the roots of plant from the soil by the process called osmosis। प्लांट पहुंच तो जाता है जाइलम से, वाटर पहुंच तो जाता है जाइलम से, लेकिन ये रूट एब्जॉर्ब कैसे करती हैं, रूट एब्जॉर्ब करती हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। अभी देखो ये ऑस्मोसिस क्या फंडा है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल हो, जैसे बिल्कुल सेल के आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो रूट हेयर हैं, जो ध्यान से सुनना, जो रूट हैं वो कैसे पानी को एब्जॉर्ब करती हैं वो बता रहे हैं। तो रूट से, ये मान लो रूट हैं, और रूट से हल्की हल्की सी रूट हेयर्स जो हैं वो जाते हैं, ठीक है। और रूट हेयर की एक सेल मान लो ये है जो हमने बनाई है, ये एक सेल है। अब ये सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, इसकी मेम्ब्रेन या इसकी भित्ति है वो सेमी परमिएबल होती है। अब पानी मान लो हमने पौधे में पानी डाला, ठीक है, जड़ों में पानी डाला, तो वो पानी मिट्टी में बाहर की ओर आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और सेल के अंदर पानी कम है तो ये पानी बाहर से अंदर की ओर चला जाएगा। और क्योंकि बाहर मात्रा ज़्यादा है, अंदर मात्रा कम है, तो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर पानी का चला जाना कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। और इसी ऑस्मोसिस के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट। आगे लिखा है, मतलब प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है, एक ही बात है। A semi-permeable membrane allows only certain ions or molecules to pass through it। Semi-permeable membrane ये अलाउ करती है कि कुछ आयंस ही हैं जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाएं, कुछ खास, मतलब सारी चीज़ों को नहीं जाने देगी, कुछ कुछ चीज़ों को जाने देगी जो प्लांट के लिए यूज़फुल हैं। इन द प्लांट सेल यू कैन सी अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, दोनों। अब देखो, द सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल छप गया, परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल है, जो कि पानी के मूवमेंट को अलाउ करती है। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट हेयर्स ऑफ द प्लांट देन इनसाइड, सो वाटर मूव्स इन द सेल एंड एंटर्स द जाइलम। उन्होंने कहा है, देखो यहाँ पर, सॉरी, the water molecule are moved on the outside of the root of the plant then inside। उन्होंने कहा है जो पानी है वो मोर है आउटसाइड, बाहर की ओर ज़्यादा है, और अंदर की ओर कम है, इसलिए वाटर जो है सेल के अंदर चला जाता है, तो बाहर का हम ये बता चुके हैं। Meanwhile, evaporation of water from the leaves due to transpiration produces a force which is called transpiration pull। This force pulls the water from the xylem of the root upward all the way to the leaves। अब उन्होंने कहा है, सिंपल सी बात समझना, कि ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब कर लिया। अभी जैसे हम स्ट्रॉ को सक करते थे, स्ट्रॉ से जूस को सक करते थे, चूसते थे, जो हम मुंह से फोर्स लगाते थे, सेम काम ट्रांसपायरेशन पुल करेगा, जिससे पानी नीचे के जाइलम में भरा पानी ऊपर की ओर खिंच जाएगा, ठीक है, और पत्तियों तक पहुंच जाएगा। आगे लिखा है, द एक्सेस वाटर, यानी कि जो ज़्यादा पानी है, इज रिमूव्ड फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दिया जाएगा पत्तियों वगैरह द्वारा, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। एज मोर वाटर इवेपोरेट थ्रू ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट, मोर वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय दी ऑस्मोसिस। उन्होंने कहा है जितना ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा उतना ज़्यादा पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता
रहेगा द मोर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन द मोर वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, वही बताया है। इफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फास्टर देन द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर्स द लीव स्टेम एंड फ्लावर विल विल्ट। उन्होंने कहा है कि अगर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो तेज है वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट से, यानी कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, पानी उड़ ज़्यादा रहा है, अंदर कम आ रहा है, तो इससे क्या होगा, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर जो है विल्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और इसे विल्टिंग कहते हैं। टेम्परेचर, विंड, ड्राई कंडीशन एटसेट्रा अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ऐसा कब हो जाता है कि ट्रांसपायरेशन कम होने लगे या ज़्यादा होने लगे, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, हवा कैसी है, कितना सूखा है मौसम, और ये सब सारी एटसेट्रा, यानी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को इस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। अब तुम आगे देखोगे, द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स शुड ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। उन्होंने कहा है जो लीव्स ने खाना बनाया है वो सारे प्लांट पार्ट में जाना चाहिए, क्योंकि जो खाना तो पत्तियां ही बनाएंगी और उसे रूट तक भी जाना पड़ेगा। दिस अकर्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और फूड का ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ध्यान रखना। अनदर सेट ऑफ ट्यूब लाइक टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उन्होंने कहा है कि अनदर सेट ऑफ ट्यूब लाइक टिश्यू का एक दूसरा सेट, जैसे जाइलम हो रहा था वैसे ये एक दूसरा सेट है जिसको फ्लोएम कहते हैं, हेल्प इन दी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और फ्लोएम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं और वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। तो कोई पूछे कि प्लांट में कनेक्टिंग टिश्यू या वास्कुलर बंडल क्या, तो आप कहोगे जाइलम और फ्लोएम।